मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा आपको लेके चलते। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होती है, दुखद होती है। एक एक उस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन अगर आप देखेंगे 140 करोड़ की आबादी के भारत में भारत ने जितनी मौतें पूरे भारत के अंदर हुई उससे दुगनी से अधिक मौतें यूएस के अंदर हुई हैं, जबकि यूएस की आबादी भारत की 1/4 है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, सरकार की इच्छा शक्ति, उनकी लीडरशिप किस रूप में कार्य कर रही है यह भी इस पर निर्भर करता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वैक्सीन दिए, दुनिया ने उसकी डिमांड मानी, उसका लोहा माना। जब दुनिया पछती थी इस महामारी से, तब भारत अपनी एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के भी आया था। याद करिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये नए भारत की सामर्थ्य दुनिया के सामने रखने का सबसे सुनहरा अवसर है। और डीपीएस जैसी संस्थाओं के लिए तो ये वास्तव में ढेर सारी संभावनाओं के द्वार खोलती है, हर एक नागरिक के लिए खोलती है। भारतीय मनीषा कब से कहती रही है, आनो भद्रा कर्तवो यंतु विश्वत। हजारों वर्षों से हमारे ऋषि मुनि इसी बात का उपदेश तो देते थे कि ज्ञान जहां से भी आए, हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारे जिस ग्रंथ में जो कुछ है यही सब कुछ है, कभी नहीं कहा। हमने कभी नहीं दावा किया, हमारी किसी ऋषि मुनि ने, हमारे किसी महापुरुष ने, किसी भारतवासी ने कभी ये दावा नहीं किया। हमारा ऋषि मुनि तो क्या कहता है, ज्ञान जहां कहीं से भी आए उसको स्वीकार करिए, उसको अंगीकार करिए। इतना विराट भारत का व्यक्तित्व रहा है, यह विशालता है। और यह अवसर आजादी के बाद पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति हर भारतवासी को देने जा रही है। शिक्षा के केंद्र हमारे ऐसे होने चाहिए जो एक छात्र के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त कर सके, सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त कर सके। चुनौती से जूझने की केवल डिग्री लेना, केवल सर्टिफिकेट लेकर या डिग्री लेकर के ही हम बेरोजगारों की लाइन में खड़े नहीं होंगे। शिक्षण संस्थान अपने आप को इस योग्य तैयार करें कि वहीं से तैयारी कर ले, छात्र वहीं से तैयारी करें। मुझे प्रशासनिक व्यवस्था में जाना है, मुझे न्यायिक व्यवस्था में जाना है, मुझे पुलिस सेवा में जाना है, मुझे समाज सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करना है, मुझे अपना स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना है, मुझे किसी नए फील्ड को तैयार करना है। कौन सा ऐसा फील्ड होगा, उस छात्र के भविष्य को तराशने का माध्यम वहीं से बनना चाहिए। हम लोग बार बार कहते हैं, बड़ी अजीब सी स्थिति कभी कभी होती है, सरकार की किसी भी नीति को लागू करने के लिए सबसे अच्छे माध्यम स्कूल कॉलेजेस होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं। और क्या स्थिति होती है विश्वविद्यालयों की स्थिति या महाविद्यालयों की स्थिति, सरकार की नीतियों के बारे में उनको जानकारी नहीं होती। मैंने 2017 में उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित संस्थान के 20 फाइनल ईयर के बच्चों को मैंने बुलवाया था। बीटेक फाइनल उनका था। प्रोजेक्ट अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के बाद मैंने उनको बुलाया, वे लोग मुझसे मिलने के लिए आए। मैंने उनसे पूछा कि क्या करना चाहते हैं। इसमें से जो संख्या मेरे सामने थी, उसमें से 2 नौजवानों ने मुझे कहा कि हमें तो एक पैकेज मिल गया, हम लोग बाहर जा रहे हैं। 4 ने कहा कि हम गवर्नमेंट जॉब करेंगे। और बाकी 14 जो बचे थे, उन 14 से मैंने पूछा तो उसमें से 2 ने कहा कि हमारा पारिवारिक व्यवसाय है, उस व्यवसाय के साथ हम जुड़ेंगे। अब 12 बज गए थे। उन 12 से मैंने पूछा आप क्या करना चाहते हैं। ज्यादातर ने कहा कि साहब हमने प्रोजेक्ट इसमें अपना सबमिट किया है, इसमें अपना स्टार्टअप स्थापित करना चाहते हैं। तो मैंने कहा समस्या क्या है। उन्होंने कहा समस्या ये है कि हमारे पास पूंजी का अभाव है। तो मैंने कहा पूंजी के अभाव में
आप अपना स्टार्टअप स्थापित नहीं कर पाएंगे। कहा नहीं, पहले कुछ नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे तब। लेकिन मैंने कहा अगर आपके पास अनुभव है, इच्छा शक्ति है, तो सरकार के भी तो तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जिसके माध्यम से आप अपना स्टार्टअप स्थापित कर सकते हैं। मैंने कहा आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में सुना है आपने? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी के स्टार्टअप की स्कीम को आपने, पीएम स्टार्टअप की स्कीम को सुना है? कहा नहीं। मैंने कहा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में आपने सुना है? कहा नहीं। मैंने कहा उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो अभिनव योजना हमने प्रारंभ की है, क्या इसके बारे में आपको जानकारी है? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने फिर उसका लिटरेचर मंगा करके उनको उपलब्ध कराया। मैंने कहा ये आप लेके जाइए, इसको देखिए, बैंक आपका इंतजार कर रहा है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आप जाइए, बैंक आपको पैसा उपलब्ध करवाएगा, आप अपना स्टार्टअप स्थापित करिए। अगर हम उन सभी छात्रों को शासन की एक एक योजना के बारे में भी जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे, जीवन के किस क्षेत्र में क्या हो रहा है इसके बारे में बताएंगे, मुझे लगता है उसको उसके बाद इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो स्वयं अपना रास्ता ढूंढ लेगा। उसके लिए फिर कहीं किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शासन की योजनाओं को जिन युवाओं के लिए है, उन युवाओं के बारे में कोरोना कालखंड में मेरे सामने आया कि साहब हम परीक्षा नहीं करा पाएंगे, बच्चों को प्रमोशन दे दीजिए, एक क्लास से दूसरी। पहले साल तो हुआ, हमने कहा दे दो, कोरोना है दे दो। दूसरी बार आया तो मैंने कहा भी देखो सबको प्रमोशन देंगे लेकिन टेक्निकल और मेडिकल के छात्रों को नहीं देंगे, इनकी परीक्षाएं कराओ। तो कहा कैसे परीक्षाएं होंगी? मैंने कहा ऑनलाइन करवा दो। तो लगभग सभी ने हाथ अपने हथियार डाल दिए थे, कहा साहब नहीं हो पाएगा। मैंने कहा हो जाएगा। तो मैंने गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वीसी को बुला के कहा, मैंने कहा आप अपने यहां ऑनलाइन एग्जाम करवाइए। उन्होंने कहा कि हो सकता है सभी छात्रों के पास लैपटॉप न हो। मैंने कहा स्टूडेंट वेलफेयर फंड है ना, इससे आप लैपटॉप खरीदिए और उन बच्चों को उपलब्ध करवाइए, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम होंगी, प्रमोट नहीं करेंगे, किसी बच्चे को प्रमोट नहीं करने वाले। आप एग्जाम करवाइए और एग्जाम कराने के बाद तब जाकर के फिर रिजल्ट घोषित करके उनको आगे बढ़ाइए। फिर हम लोगों ने हर एक संस्थान से कहा जितना भी स्टूडेंट वेलफेयर फंड है इसका उपयोग बच्चों के लिए लैपटॉप और टैबलेट खरीदने के लिए उपयोग कर दीजिए। और आज जब मुझे लगा कि इस इच्छा शक्ति का अभाव बहुत सारे क्षेत्रों में है, तो फिर हमने स्वयं तय किया कि हम राज्य की ओर से हर स्नातक और प्रास्नातक छात्र को टैबलेट और स्मार्टफोन सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाएंगे और सरकार की सभी पॉलिसीज को उसके साथ जोड़ते हुए देंगे। क्या प्रोग्राम है उन सब के साथ जोड़ेंगे उन बच्चों को। आज ये बच्चे जब टैबलेट पाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनके जीवन में एक नया परिवर्तन आया। और टैबलेट उनके लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी का काम भी कर सकती है, देश और दुनिया के से जुड़ने का भी एक माध्यम बन सकता है, और डीबीटी पर प्रहार का सबसे अच्छा माध्यम बन सकता है। लेकिन टेक्नोलॉजी की दिशा किस रूप में होनी चाहिए ये हम सबको तय करनी होगी। हम टेक्नोलॉजी के दास न बने बल्कि टेक्नोलॉजी के अपने अनुरूप लोक कल्याण का, राष्ट्र कल्याण का माध्यम उसे बनाए तो और भी अच्छा हो सकता है। हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति तमाम अवसर देने जा रही है और मेरा मानना है डीपीएस जैसे संस्थानों में निवेश करना यह भविष्य की एक बेहतर सोच है। मैं विशाल सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज यहां पर गोरखपुर के साथ साथ कुशीनगर में, महाराजगंज में और सिद्धार्थनगर जनपद में भी डीपीएस के संस्थान खोलने की आज यहां पर इच्छा व्यक्त की। और मैं उनको बताना चाहता हूं कि वहां पर ढेर सारे अवसर इसलिए भी मिलेंगे, ये तीनों हमारे बॉर्डर के जनपद हैं। कुशीनगर बिहार बॉर्डर से जुड़ता है, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर नेपाल बॉर्डर से जुड़ता है। हमने पहले ही प्रशासन से इसके बारे में कहा है कि बॉर्डर के साथ हमारा संवाद बेहतर होना चाहिए।
इसलिए होना चाहिए, एक वहां की गतिविधियों के बारे में हमारी बहुत बारीक नजर होनी चाहिए, सुरक्षा के लिहाज से भी और संबंधों के लिहाज से बहुत संवेदनशील व्यवहार हमारा वहां दिखना चाहिए। और वहां पर कुछ ऐसे संस्थान हम बनाएं जिससे वहां पे कुछ एक्टिविटीज बढ़े, अच्छे शिक्षण संस्थान बने, अच्छे हॉस्पिटल्स आए, अच्छे वहां पर अच्छी मार्केट बने, अच्छे मॉल बने, अच्छे वहां पर मंडियां बनी। ये सभी कार्यक्रम चल रहे हैं और उसके क्लस्टर विकसित करने की कार्रवाई हम लोग नेपाल बॉर्डर से 20 किलोमीटर अंदर कर रहे हैं। ऐसे ही बिहार बॉर्डर से भी 10 से 15 किलोमीटर के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रम को हम लोगों ने 4 लेन की कनेक्टिविटी दी है, प्रत्येक अपनी इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ हम जोड़ चुके हैं। लेकिन अब इस प्रकार के सुविधाओं से युक्त कुछ क्लस्टर विकसित करने की कार्रवाई सरकार की चल रही है और मुझे लगता है कि आप जैसे लोग अगर इस क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र का एक अनुभवी चेहरा इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ता है तो वह सरकार के कार्यक्रमों के साथ साथ दोनों राज्यों में या दो देशों के संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में मदद कर सकता है। लेकिन जब हम शिक्षा के साथ अपना संवाद बना रहे हैं, हमें ध्यान रखना होगा शिक्षा क्वालिटी के साथ तो हो, लेकिन अपने कल्चर से वह संबंध मत तोड़े, अपने संस्कारों से वंचित न रहे, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी राष्ट्रीयता को अपने जीवन पथ का ध्येय मानते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये शिक्षा सार्थक होगी संस्थान के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए, और यह हर भारतवासी का कर्तव्य होना चाहिए। आज आपने यहां पर डीपीएस के बेहतरीन कैंपस को गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को उपलब्ध कराया है। मैं डीपीएस के आपके प्रयागराज कैंपस में गया था, कई बार मुझे वहां लैंड करने का अवसर प्राप्त हुआ और आज मुझे यहां पर स्वयं गोरखपुर में, मैं यहां से अक्सर जाता था, मैं देखता था कि ये कौन बना रहा है। तो मुझे अचानक एक दिन पता लगा कि विजय बहादुर सिंह जी ने, हम दोनों संसद में साथ साथ सांसद के रूप में भी कार्य किए और प्रदेश के महाधिवक्ता के रूप में जब वह कार्य कर रहे थे उस समय भी मुझे उनके साथ कई बार संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैंने देखा कि यद्यपि उनका जन्म बुंदेलखंड में हुआ है, बुंदेलखंड से वे प्रयागराज में आए, प्रैक्टिस किया, एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में उन्होंने नाम भी कमाया और नाम के साथ साथ दाम भी कमाया है। ये दोनों उनके साथ साथ चले हैं। अक्सर होता है कि शिक्षा और यानी सरस्वती और लक्ष्मी में थोड़ा मतभेद ही होता है, लेकिन यहां पर तो मुझे लगता है कि दोनों उनके साथ साथ चल रहे हैं, दोनों को समन्वय बनाते हुए आगे बढ़े हैं। तो मुझे बताया गया कि भाई ये तो पूर्व महाधिवक्ता और पूर्व सांसद, जब पूर्व महाधिवक्ता के द्वारा ये विद्यालय बनाया जा रहा, तो मैंने कहा तो हमारे साथ सांसद भी थे। संजोग से एक दिन मेरी मुलाकात ही हो गई, तो उन्होंने कहा कि हम गोरखपुर में एक संस्थान बना रहे हैं। मैंने कहा मैं देखा हूं, और संजोग से मुझे ही आज इसके उद्घाटन में भी आना पड़ा। विशाल सिंह जी ने मुझे आमंत्रित किया, यद्यपि विजय बहादुर सिंह जी नहीं आमंत्रित किए थे, उन्होंने मुझे सूचना दी थी केवल, लेकिन उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। आज मैं यहां पर आपके बीच में हूं। मैं इस अवसर पर बहुत मुझे प्रसन्नता हुई कि आप लोगों ने इस जमीनी धरातल के बीच में क्या कुछ हो रहा है, यह हमारे माननीय न्यायमूर्तियों को भी विजिट कराने का एक प्रयास किया है। अक्सर होता है कि क्षेत्र अपनी न्यायिक व्यस्तता के नाते समाज से एक प्रकार से कटा सा रह जाता है, और जब हम उन्हें इस प्रकार के कार्यक्रम में लेकर के जाते हैं तो उनकी प्रेरणा समाज को एक नई दिशा दे सकती है, आगे बढ़ा सकती है। समाज के साथ उनका संवाद समाज के लिए एक नई प्रेरणा होती है, और वे सभी आज यहाँ पर आए हैं। आज न्यायिक कार्य बंद होने के नाते वे आज यहाँ गोरखपुर में है। मैं उनका एक बार हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ की
समृद्ध परंपरा और संस्कृति को उनको नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ होगा और विकास की एक नई आभा प्रयागराज से या लखनऊ से गोरखपुर आते हुए गोरखपुर और उसके आसपास के विकास और अन्य क्षेत्रों में भी किस प्रकार से विकास की एक नई छटपटाहट लोगों के मन में है, यह नए भारत के एक नए उत्तर प्रदेश को नजदीक से देखने का अवसर भी आप सभी महानुभावों को प्राप्त हुआ होगा। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से विशाल सिंह जी को और डीपीएस परिवार को गोरखपुर में संस्थान खोलने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए विश्वास करता हूं कि संस्थान शिक्षा और संस्कारों के साथ साथ राष्ट्रीयता का एक प्रमुख केंद्र बनकर के उभरेगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ गोरखपुर को अपनी शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र मानने वाले उन सभी लोगों के विश्वास पर खरा उतरेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।